नमस्कार दोस्तों रिसेंटली सिर्फ भारत नहीं पूरे दुनिया ने देखा था इंडिगो क्राइसिस की वजह से भारत में क्या हाल हो गया था। लोगों की बिजनेस मीटिंग्स थी, टूरिज्म के लिए जाना था, लोगों ने कितने दिनों पहले अपनी बुकिंग्स करा रखी थी, शादियां कैंसिल हो गई। मतलब इतने सारे परेशानियां हुई थी। इसकी वजह से एक बात तो समझ में आ गई कि देश के अंदर जो एविएशन सेक्टर है, इसमें जो डुओपोली बनी हुई है ना, एयर इंडिया और इंडिगो की, स्पेशली इंडिगो का जो इतना बड़ा मार्केट शेयर है, ये भारत के एविएशन सेक्टर के लिए अच्छा नहीं है। और इसी की वजह से आप देखोगे तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक बड़ा कदम लेते हुए 3 नए एयरलाइंस को अप्रूव कर दिया है। ये आप देख सकते हो खबर, इंडिया अप्रूव्स 3 न्यू एयरलाइंस एमिड इंडिगो क्राइसिस दैट क्रिपल्ड लोकल एविएशन। इसमें से एक तो क्या है कि ऑलरेडी अप्रूव हो गया था, लेकिन यहां पर 3 नए एयरलाइंस जल्द भारत में आपको देखने को मिलेंगे। और इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि एग्जैक्टली ये 3 एयरलाइंस हैं क्या, इसका इंपैक्ट क्या होगा, ये कहां पर सर्व करेंगे, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी 2027 की तैयारी कर रहे हैं, ये आपके पास सबसे बेस्ट मौका है, क्योंकि क्रिसमस सेल के दौरान आपको 50% का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है। मतलब यहां पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इसमें आपको प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की सब तैयारी कराई जाती है। 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर पर भेजा जाता है। अगर आपको बैच से रिलेटेड कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया है 3 डोमेस्टिक एयरलाइंस के लिए। एक है आपका शंख एयर, इसको तो पहले ही एनओसी मिल गया था, लेकिन ये जो 2 और एयरलाइंस हैं, इनको भी एनओसी अब मिल गया है, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस। तो क्या है ना, ये जो एनओसी होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये फर्स्ट फॉर्मल अप्रूवल होता है किसी भी एयरलाइन को स्टार्ट करने के लिए। मतलब एनओसी का मतलब ये नहीं हुआ कि कल से ही यहाँ पर जो उनके फ्लाइट्स हैं वो उड़ना स्टार्ट हो जाएंगी। बेसिकली क्या है कि यहाँ पर प्रमोटर्स जो हैं आगे का काम कर सकते हैं। अगर सरकार ने एनओसी दे दिया तो प्रमोटर्स फिर एयरक्राफ्ट को आपको एक्वायर करना है, कहाँ से आप एयरक्राफ्ट लोगे, जो स्टाफ हो गए, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है, सेफ्टी मैनुअल्स हो गया, प्रोसीजर्स हो गया, और फाइनली आपको अप्लाई करना होता है एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट के लिए। फिर इसके बाद आप अपनी जो एयरलाइंस हैं वो उड़ा सकते हैं। तो ये जो पॉलिसी है, ये कहीं ना कहीं भारत में डुओपोली जो बनी हुई है ना, उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, ये डिसीजन इतना नेसेसरी क्यों था, मैं आपको बताता हूं। एक तो जो डुओपोली का प्रॉब्लम है, आप समझिए क्या है कि भारत का जो डोमेस्टिक एयरलाइन मार्केट है वो हाईली कंसंट्रेटेड है, जहां पर इंडिगो लगभग 60 से 65% डोमेस्टिक पैसेंजर का ट्रैफिक कंट्रोल करता है। और वहीं दूसरी तरफ बाकी का जो शेयर है वो एयर इंडिया ग्रुप के पास है, जिसमें एयर इंडिया एक्सप्रेस हो गया, विस्तारा ऑलरेडी मर्ज हो चुका है एयर इंडिया के साथ। तो यहां पर क्या है ना, लगभग 90% से ज्यादा मार्केट इन्हीं के कंट्रोल में है। अब इसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्या होती है, प्राइस कंपटीशन नहीं है। यहां पर आपको कई बार देखने को मिलता है बहुत हाई प्राइस पे करना पड़ रहा है, सडन फेयर स्पाइक हो जाता है पीक डिमांड में। जब भी कोई फेस्टिवल सीजन कुछ आया, तुरंत आपको देखने को मिलेगा कि जो है दामें बढ़ गई हैं। इसके अलावा ऑपरेशनल डिसरप्शन होता है, अगर कहीं पर भी, तो पूरा एंटायर सिस्टम अफेक्ट होता है। जैसे अब इंडिगो का क्राइसिस आया, वो चीज़ों को संभाल नहीं पाए। सरकार ने बोला था कि आपको ये रूल्स फॉलो करने होंगे, उनको लगा कि बड़े आसानी से हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया। पायलट्स की कमी हो गई, क्रूज की कमी हो गई, जो इसकी वजह से पूरा सिस्टम जो है वो डिसरप्ट हो गया। अगर वही मान लो इंडिगो का लगभग 20% शेयर होता, 25% शेयर होता, तो इतना बड़ा शायद इंपैक्ट नहीं आता। लेकिन यही होता है ना जब आपके पास मोनोपोली और ड्यूओपोली होती हैं। फिर पैसेंजर्स के लिए भी कम चॉइसेस थे। तो ये जो लार्ज स्केल फ्लाइट डिसरप्शंस है, ये हाईलाइट करता है सिस्टमेटिक रिस्क, और इसी की वजह से यहाँ पर सरकार को चाहिए था कि और एयरलाइंस भारत के अंदर आए। फिर क्या है कि दूसरा एक और चीज़ है, भारत में पैसेंजर डिमांड तेजी से ग्रो हो रहा है, एक्सप्लोसिव ग्रोथ हो रहा है एयरलाइन सेक्टर में। थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है ग्लोबली इस समय, और बताया जा रहा है कि 2030 तक ओवरऑल में भारत थर्ड लार्जेस्ट हो जाएगा। मतलब इंटरनेशनल डोमेस्टिक सब अगर आप ले लोगे तो उसमें भी भारत थर्ड नंबर पर आ जाएगा। तो पैसेंजर ग्रोथ का ड्राइवर्स अगर हम बात करें कि क्यों पैसेंजर ग्रोथ हो रहा है, एक तो मिडिल क्लास राइज हो रहा है भारत में, एयर फेयर्स थोड़ा सा चीप हुए हैं पहले के मुकाबले। फिर इसके अलावा रीजनल जो एयरपोर्ट्स हैं वो एक्सपैंड हो रहे हैं, टूरिज्म और बिजनेस ट्रैवल बढ़ रहा है आपका। तो इसकी वजह से यहाँ पर एयरलाइंस की आवश्यकता है। और फिर इसके अलावा यहाँ पर जो न्यू एयरलाइंस हैं, उसके बिना काम नहीं बन पाएगा, क्योंकि एग्जिस्टिंग जो कैरियर्स हैं, एयर इंडिया और आपका इंडिगो हो गया, तो वहाँ पर कैपेसिटी शॉर्टेजेस हमें देखने को मिल रही हैं, कंजेशन हो रहा है, फेयर्स
कभी बढ़ा देते हैं ये लोग। तो इसी की वजह से यहाँ पर ज़रूरी था कि ये जो डिसीजन है 3 नए एयरलाइंस स्टार्ट करने का वो लिया जाए। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा-सा आपको रेगुलेटरी प्रोसेस भी समझा देता हूँ कि कैसे यहाँ पर चीज़ें अप्रूव की जाती हैं। सबसे पहला जो स्टेप है, जो एनओसी मैंने आपको बताया, ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन अप्रूव करती है, देती है, जहाँ पर बेसिकली जो ओनरशिप का स्ट्रक्चर है वो देखा जाता है कि ये इंडियन कंट्रोल है कि नहीं, क्या इसमें विदेश का फंडिंग है, क्या है, तो वो देखी जाती हैं। फिर फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है कि नहीं, जो प्रमोटर्स हैं क्या उतना उनके पास पैसा है कि नहीं उसको चला सकें, सिक्योरिटी क्लियरेंस मिला है कि नहीं, बिजनेस प्लान क्या है, तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए एनओसी दिया जाता है। फिर दूसरा क्या है, एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट, ये बाद में मिलता है। बेसिकली ये दिया जाता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा। तो इसमें क्या है कि कई चीज़ें फुलफिल करनी होती है। एक तो आपको एयरक्राफ्ट को एक्वायर करना है, आप खुद का ले सकते हो या फिर लीज पर ले सकते हो, पायलट्स की ट्रेनिंग हुई है कि नहीं, केबिन क्रू की ट्रेनिंग हुई है कि नहीं, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम कैसा है, मेंटेनेंस अरेंजमेंट हो गया, सक्सेसफुल प्रूविंग फ्लाइट्स है कि नहीं। तो ये लेने में लगभग 12 से 24 महीने लग जाते हैं, लगभग 1 से 2 साल। तो आई होप आप समझ पा रहे होगे कि अभी यहाँ पर जो 2 एयरलाइंस को एनओसी मिला है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुरंत फ्लाइट स्टार्ट हो गया, ये अभी 1-2 साल लग जाएगा उनको। जहाँ तक सवाल है तीनों एयरलाइंस के बारे में, देखो जो शंख एयर मैं आपको बता रहा था ना, इसको पहले ही एनओसी मिल चुका था, लेकिन अभी वापस से सरकार ने रीअफर्म किया है। इसका मतलब 2026 में मोस्ट प्रोबेबली ये लोग अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर पाएंगे, और बोला जा रहा है कि हाइब्रिड डोमेस्टिक कैरियर के तौर पर या फिर फुल सर्विस के तौर पर ये स्टार्ट होगा शंख एयर, और हो सकता है ये नॉर्थ इंडिया, मतलब मेनली ये नॉर्थ इंडिया में सर्व करेंगे। जो अल हिंद एयर है, बेसिकली ये केरला बेस्ड अल हिंद ग्रुप है, उनके द्वारा प्रमोट किया गया है, और इनका फोकस छोटे जो रूट्स होते हैं डोमेस्टिक वहाँ पर होगा। जो गल्फ लिंक्ड रूट्स हैं वो फ्यूचर में किया जाएगा, क्योंकि केरला से बहुत, आपने देखा होगा साउथ से बहुत से लोग गल्फ कंट्रीज जाते हैं, और बोला जा रहा है कि स्पेशली साउथ और रीजनल कनेक्टिविटी में फ़ायदा पहुंचाएगा। और जो तीसरी एयरलाइंस का अप्रूवल मिला है एनओसी, फ्लाई एक्सप्रेस, ये एक नई प्राइवेट एयरलाइन वेंचर होगी, और ये भी लो कॉस्ट कैरियर मॉडल होगा इनका। सस्ते दाम पर आपको एक जगह से दूसरे जगह ले जाएं, और इनका टारगेट यही है कि जो अंडर सर्व रूट्स हैं, जहां पर अभी बहुत सारी एयरलाइंस नहीं है, छोटे छोटे जो शहर हैं, जो सेकेंडरी सिटीज़ हैं, उसको कनेक्ट किया जाए। अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि ये जो अप्रूवल हुआ है, ये भारत के एविएशन पॉलिसी के साथ कितना अलाइन है। देखो, सबसे पहला अगर आप देखोगे नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी, इसका ऑब्जेक्टिव है कि फ्लाइंग को अफोर्डेबल बनाया जाए, कनेक्टिविटी को एनहांस किया जाए, कंपटीशन बढ़ाया जाए, यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाया जाए, तो उससे ये मेल खाता है। दूसरा, उड़ान स्कीम, आप सब जानते हैं, उड़े देश का आम नागरिक, ये टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ को कनेक्ट करता है। वायबिलिटी गैप फंडिंग इसमें मिलती है, स्मॉलर एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस कर सकते हैं इसके अंदर। और जो न्यू एयरलाइंस हैं, दे आर एक्सपेक्टेड कि वो इन जो थिन रूट्स हैं, जो छोटे छोटे रूट्स हैं, उसको सर्व करेंगे। जो एयरपोर्ट यूटिलाइजेशन है उसको इंप्रूव करेंगे, जहाँ पर अभी एयरपोर्ट उतना यूटिलाइज नहीं हो रहा है, और रीजनल जो आइसोलेशन हो रखा है उसको कम करेंगे। या आपको मैं बता दूं, जैसे यूपी में एक एयरपोर्ट है कुशीनगर, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बड़े जोर शोर से आपका इनॉग्रेट किया गया था, पीएम मोदी ने खुद इसको इनॉग्रेट किया था। आज आई डोंट नो, मतलब मुझे नहीं लगता है कि कोई फ्लाइट ऑपरेट कर भी पा रही है, सिर्फ वीआईपी पर्पस के लिए कभी कभार यूज़ किया जाता है। तो ये हाल हो चुका है। तो कहीं ना कहीं जो नई एयरलाइंस आएंगी तो मे भी शायद उसको अच्छे से संभाल पाएंगी। फिर इसके अलावा जब भी कोई नई एयरलाइंस आती है, उसका बड़ा इंपैक्ट होता है इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, स्ट्रैटेजिक इंपैक्ट अगर आप देखो, कंज्यूमर्स को बेनिफिट होता है, एयर फेयर्स थोड़ा सा सस्ते मिल जाते हैं, फ्लाइट ऑप्शन ज़्यादा होते हैं आपके पास, सिर्फ 2 में ही चूज़ नहीं करना है, बेटर सर्विस क्वालिटी मिलती है। फिर इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा ना, क्योंकि कोई भी एयरलाइन आएगी, पायलट्स को ट्रेनिंग देगी, केबिन क्रू चाहिए, इंजीनियर्स चाहिए, ग्राउंड हैंडलिंग जॉब्स चाहिए, एंसिलरी सर्विसेज जैसे केटरिंग हो गया, लॉजिस्टिक हो गया, तो इन सबसे जॉब्स क्रिएट होती हैं। फिर इसके अलावा जो लीजिंग है, एयरक्राफ्ट लीजिंग, इसको बूस्ट मिलेगा। जो मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल जो सेक्टर होता है भारत के अंदर, उसको भी बड़ा बूस्ट मिलेगा। लेकिन हाँ, इसमें भी बड़े सारे चैलेंजेस हैं न्यू एयरलाइंस के लिए भी। डिस्पाइट अप्रूवल मिल तो गया, लेकिन यहाँ पर सक्सेस गारंटी नहीं है। स्पेशली एविएशन सेक्टर बड़ा ही डेंजरस माना जाता है। बड़े बड़े लोगों ने, धन्ना सेठों ने कोशिश की कि यहाँ पर वो खुद का एयरलाइन चलाएंगे, और आप सब जानते हो उसका क्या हाल हुआ है। सबसे पहला तो हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट, स्पेशली जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल है, भारत में बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है उसके ऊपर। एयरपोर्ट कंजेशन, जो बड़े शहर हैं, स्पेशली दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, वहाँ पर स्लॉट्स ऑलरेडी बुकड हो रखे हैं, तो उनको किस तरह से स्लॉट्स मिलेंगे। फिर प्राइस वॉर भी है। देखो, जो इंडिगो, एयर इंडिया, ये बड़े एयरलाइंस हैं, कोई भी छोटा एयरलाइन आएगा उसको प्राइस से ही किल कर देंगे, इतना कम कर देंगे प्राइस अपना कि वो ऑपरेट ही नहीं कर पाएंगे छोटे एयरलाइंस, वो कैसे चीज़ें हो पाएंगी। तो फिर वापस से वो प्राइस बढ़ा देंगे, तो ये प्राइस वॉर में खत्म हो सकते हैं। फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी हो पाएगा कि नहीं। जैसा मैं आपको कह रहा था कि भारत में एयरलाइन फेलियर्स का इतिहास रहा है, किंगफिशर, जेट एयरवेज, गो फर्स्ट, मतलब कहाँ उड़ गए, कब आए, चले गए, पता भी नहीं चला। तो वही एयरलाइंस, मतलब जिनकी
कैपिटल बैकिंग बहुत स्ट्रांग है, कॉस्ट कंट्रोल पर एफिशिएंसी है उनकी, स्मॉल रूट प्लानिंग वो अच्छे से कर पाते हैं, वही सर्वाइव कर पाएंगी। खैर, इसका स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस अगर मैं आपको बताऊं भारत के पर्सपेक्टिव से, तो ये जो मूव है इसकी वजह से कहीं ना कहीं कोशिश यही है कि भारत में एविएशन सेक्टर के अंदर कंपटीशन बढ़े, एविएशन इकोसिस्टम रिजिलियंट हो, ये होने की कोशिश है। और साथ ही साथ नए प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप खुलें, यहाँ पर जो मोनोपोली का खतरा है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में वो ना हो, उसको हटाने की कोशिश है। इसमें और भी चीज़ें सपोर्ट करती हैं, जैसे टूरिज्म ग्रोथ, रीजनल डेवलपमेंट, भारत का जो एम्बिशन है ग्लोबल एविएशन हब बनने का, वो भी होगा। अब क्वेश्चन है कि व्हाट नेक्स्ट, अब लास्ट में क्या होगा। देखो, अभी ये अलायंस पूरी कोशिश करेंगी, जो भी उनको चीज़ें करनी है, पायलट्स की ट्रेनिंग, एयरक्राफ्ट की लीजिंग, वो सब चीज़ें होंगी ताकि इनको AOC अप्रूवल मिल सके। एयरक्राफ्ट इंडक्शन, क्रू ट्रेनिंग, कमर्शियल फ्लाइट्स में भी 2026 से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, शंख एयर का कम से कम, और बाकी के जो 2 एयरलाइंस हैं 2027 से ऑपरेशन अपना स्टार्ट कर सकते हैं मे बी। तो लेट्स सी अब आगे क्या होता है, बट आई होप कि ये जो बड़ी खबर आई थी 3 नए एयरलाइंस के बारे में, वो आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बेसिकली एविएशन सेक्टर से ही 2 स्टेटमेंट मैंने दिया हुआ है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 2027 हो, 28 हो या फिर 26 का प्रीलिम्स लेना चाहते हैं, तो इन सभी के बैचेस अवेलेबल हैं। कोई भी अगर आपको डाउट है बैच से रिलेटेड, ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। और ये कोड है अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, स्टडी IQ IAS की क्रिसमस सेल लाइव है और बस कुछ ही दिन बाकी हैं। 27 दिसंबर के बाद यह ऑफर बंद हो जाएगा। इस सेल में मिल रहा है UPSC 2027 की कंप्लीट प्रिपरेशन। यह प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए ही अवेलेबल है। इस कोर्स में आपको मिलेगा टॉप फैकल्टीज का एक्सपर्ट गाइडेंस, प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक फुल कवरेज, डेली लाइव इवनिंग क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड टेस्ट सीरीज, डेडिकेटेड मेंटरशिप्स। सीट्स लिमिटेड हैं और फास्ट फिल हो रही हैं। आज का डिसीजन आपकी UPSC जर्नी की डायरेक्शन तय करेगा। तो स्टडी IQ ऐप खोलिए, P2I बैच सर्च करिए एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। और भी कोई डाउट हो तो इस फोन नंबर पर कॉल करिए, नंबर है 0924002329 स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।